नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल टेक्निकल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज इस वीडियो में आप सभी के लिए यूपी टेट ईवीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 17 लेके आया दोस्तों, जो कि आपके यूपी टेट एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है दोस्तों। अभी तो दोस्तों आप मेरे द्वारा ईवीएस का प्रैक्टिस सेट डाला जा रहा है, जल्दी आपके लिए हिंदी और सीडीपी का भी प्रैक्टिस सेट आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। यहाँ दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है। पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है। आवश्यकता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। दोस्तों आपको बता दें कि पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है। दोस्तों आपको बता दें सभी ही कि इसमें जो भी दिए गए हैं सभी क्या हैं, पर्यावरण अध्ययन के लिए अधिगम का सिद्धांत है, चाहे आवश्यकता का सिद्धांत हो, उपयोगिता का सिद्धांत हो या जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, करा कि कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये होता है दोस्तों, जब पृथ्वी का तापमान अधिक बढ़ जाए दोस्तों तो उस घटना को क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो सबसे ज्यादा उत्तरदायी गैस होती है कौन सी होती है, नाइट्रोजन होती है, मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों आपको बता दें कि सल्फर डाइऑक्साइड या कौन सी गैस होती है जो ग्लोबल वार्मिंग के सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होती है। तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार जो गैस है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होती है। और दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है ग्लोबल वार्मिंग के दौरान जब ग्लोबल वार्मिंग की घटना घटित होती है तो उस समय कौन सा मंडल है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो दोस्तों उस समय जो क्षोभ मंडल होता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि क्षोभ मंडल जो होता है पृथ्वी तल के सबसे नज़दीक में होता है। और कभी अब पूछता है दोस्तों, कभी कभी पूछ लेता है कि अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है दोस्तों, जब वर्षा के पानी में यही घुल जाता है तो उसी वर्षा को क्या कहलाता है, अम्लीय वर्षा कहलाती है। और ताजमहल के पीले होने का पीछे भी इसी का कारण है, किसका, सल्फर डाइऑक्साइड या अम्लीय वर्षा के कारण ही ताजमहल का रंग जो है वो कैसा हो गया है, पीला पड़ गया है। और CH4 दोस्तों जो पालतू जानवर होते हैं, जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं या जो भेड़ बकरियां होती हैं दोस्तों, उनसे क्या प्राप्त होता है, क्या उत्सर्जित होता है, मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, करा कि अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषता है, वैधता, विश्वसनीयता या एक और दो दोनों ही, या विस्तृत या व्यापकता। दोस्तों आपको बता दें अच्छे प्रश्न पत्र जो होते हैं उसकी क्या विशेषता होती है, वैधता होती है और उसमें क्या होती है, विश्वसनीयता होती है। तो दोनों ही गुण क्या होते हैं, अच्छे प्रश्न पत्र के होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसी टाइप के प्रश्न आपके यूपी टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें पैडालॉजी के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, एक आध दो क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों, लेकिन जो भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं यूपी टेट में वो तथ्यात्मक होते हैं, मतलब सीधा सीधा उसका जवाब होता है। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, अहमदाबाद, कोयम्बटूर, नई दिल्ली या देहरादून। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है, देहरादून में अवस्थित है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कि भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, 2006, 2008, 1997, 2011। तो भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम जो था वो कब पारित किया गया था, 2006 में पारित किया गया था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, करा कि बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है, यूरिया, DAP, सोडियम फास्फेट या वर्मी कंपोस्ट। तो बागवानी फसल के लिए किस प्रकार के उर्वरक जो होते हैं उपयोगी होते हैं, वर्मी कंपोस्ट होता है। वर्मी कंपोस्ट किससे तैयार किया जाता है, केचुआ होता है दोस्तों, केचुए से बनाए जाते हैं, तैयार होते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, करा के निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है।
तो दोस्तों स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक क्या है? कैल्शियम और जो विटामिन डी है दोस्तों, ये स्वस्थ अस्थियों के लिए जरूरी होता है। और शरीर में स्वस्थ अस्थियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 206 अस्थियां होती हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि पच्छाब उपकला प्राणियों के शरीर में कहां पे मिलते हैं? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि पच्छाब उपकला प्राणियों के शरीर में कहां पे पाए जाते हैं? आमाशय, श्वास नलिका, वायुकोश या आंत में? तो पच्छाब उपकला प्राणियों में कहां पे पाए जाते हैं दोस्तों? श्वास नलिका में पाए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय वस्तु या थीम क्या था? वायु प्रदूषण, 7 अरब एक ग्रह सावधानी के साथ उपभोग, अपनी आवाज उठाओ, समुद्र का स्तर नहीं, जैव विविधता। तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है पूछ लेता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पूछ रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम क्या था? जैव विविधता था। किसका थीम? 2020 का। और 2018 का थीम दोस्तों क्या था? कि प्लास्टिक प्रदूषण की समाप्ति 2018 का था। और 2019 का क्या था? वायु प्रदूषण को समाप्त करना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, कह रहा है कि दही, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, आशवन, किण्वन या स्टीरिलाइजेशन कहते हैं। तो दूध से दही बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है दोस्तों? जिसके द्वारा पौधे जो होते हैं अपने भोजन का निर्माण करते हैं, वही क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। और प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? कार्बन डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पौधे जो होते हैं इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, उसके बदले में ऑक्सीजन क्या करते हैं दोस्तों? मुक्त करते हैं। ठीक है, जो सभी प्राणियों के लिए उपयोगी होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कोशिकाओं की सुरक्षा में सहायक होता है? कौन सा विटामिन ऐसा है जो कि कोशिकाओं में के सुरक्षा के लिए सहायक होता है? विटामिन B12, विटामिन के, विटामिन ई या विटामिन ए? दोस्तों आपको बता दें कि कौन सी विटामिन ऐसी होती है जो कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए सहायक होती है? तो विटामिन ई जो होती है क्या होती है? कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए सहायक होती है। और विटामिन के जो होता है दोस्तों वो रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है। और विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए की कमी से दोस्तों रतौंधी रोग होता है। और विटामिन ए का जो महत्वपूर्ण स्रोत होता है वो गाजर होता है। और कभी कभी पूछ लेता है दोस्तों कौन कौन से ऐसे विटामिन होते हैं जो कि जल में घुलनशील होते हैं? तो दोस्तों आपको बता दें कि बी और सी जो होते हैं, इसको याद करने के लिए आप कह सकते हैं कि भैंस गई पानी में। तो इस तरीके से दोस्तों आप BC भैंस गई पानी में, तो BC जो होता है वो क्या होता है? जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। इसके अलावा जो भी बचता है सब क्या होते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। दोस्तों क्या विटामिन क्या होता है? विटामिन ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमें डायरेक्ट नहीं प्राप्त होते दोस्तों। इसके लिए कुछ कुछ पदार्थ होते हैं, भोजन होते हैं जिसके रूप में हमको ग्रहण करना पड़ता है, तब जाके हमको विटामिन प्राप्त होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा किसे कहते हैं? उत्तरी तारे को, पूर्वी तारे को, दक्षिणी तारे या पश्चिमी तारे को? तो ध्रुव तारा, उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कि एक मार्ग का संबंध किससे है? एक मार्ग का संबंध किससे है? गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से या उत्पादन से? तो एक मार्ग जो होता है दोस्तों उसका संबंध किससे है? पदार्थ की गुणवत्ता से, कि पदार्थ कितना अच्छा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन मस्त है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड या कैल्शियम क्लोराइड? तो कैल्शियम कार्बाइड जो होता है वो आम पकाने में प्रयोग किया जाने वाला रसायन होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कि फूलों की घाटी, कह रहा है कि फूलों की घाटी अवस्थित है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या उत्तराखंड में? तो फूलों की घाटी कहाँ पे अवस्थित है दोस्तों? उत्तराखंड में फूलों की घाटी अवस्थित है। अब चिपको आंदोलन का संबंध कहाँ से है दोस्तों? अगर कभी पूछ लेता है कि चिपको आंदोलन का संबंध कहाँ से है, तो चिपको आंदोलन का भी संबंध कहाँ से है? उत्तराखंड से ही है। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि वायु दाब मापने वाले यंत्र को किस नाम से जाना जाता है? बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ, थर्मामीटर या हाइग्रोमीटर? तो वायु दाब मापने वाले यंत्र को बैरोमीटर के नाम से जाना जाता है, और भूकंप तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं, और तापमान के लिए थर्मामीटर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। करा कि एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? और अस्थियों के मजबूत करने के लिए किस चीज़ की जरूरत होती है दोस्तों? कैल्शियम और विटामिन डी की आवश्यकता होती है स्वस्थ अस्थियों के लिए। और एक वयस्क मानव जो होता है उसमें अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? 305 होती है, 275, 206 या 175? तो अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206 अस्थियां होती हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या होती है? विटामिन होते हैं, प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट या वसा होते हैं? तो इंसुलिन की जो रासायनिक प्रकृति होती है क्या होती है? प्रोटीन होती है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? 20 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950, 21 मई या 1949 को, 13 नवंबर 1949 को? तो संविधान का निर्माण होने में दोस्तों कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था संविधान का निर्माण होने में। और संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है? जयपुर में, उदयपुर, जोधपुर या अजमेर में? तो पुष्कर मेला दोस्तों कहाँ पे आयोजित किया जाता है? अजमेर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक नहीं है दोस्तों। कहीं के पेपर में आप इस नई चीज अगर कहीं पे लिखा हो किस क्वेश्चन, तो सबसे पहले उसको अंडरलाइन कर लिया करिए, नहीं तो आप हाँ वाला जवाब देके चले आते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? प्रोटीन, मृदा, कवक या फास्फोरस? तो इसमें से आपको बता दें दोस्तों कि जैवमंडल का अजैविक घटक प्रोटीन है, मृदा है और फास्फोरस, ये सभी क्या होते हैं? जैवमंडल के अजैविक घटक होते हैं, जबकि कवक जो है अजैविक घटक नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कि घरेलू मवेशी तथा भेड़ किस हरित गृह के उत्पादन के लिए उत्तरदायी होते हैं? ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन? तो किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? मेथेन के लिए उत्तरदायी होते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि गिर शेर परियोजना अवस्थित है। गिर शेर परियोजना जो है वो कहाँ पे अवस्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में? तो कहाँ पे गिर शेर परियोजना? गुजरात में अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि कौन सी गैस अधिकतम भूमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन या नाइट्रस ऑक्साइड? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो अधिकतम भूमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही मस्त या कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या सिंधु? तो किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। गंगा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? गंगा नदी निकलती है कहाँ से? लद्दाख ग्लेशियर से, अरावती श्रेणी से, गंगोत्री ग्लेशियर से या मिलाप ग्लेशियर से? तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है? ग्रीन ट्यूब्सन, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग, सर्वे ऑफ इंडिया? तो आपको बता दें भारत में कौन सी एजेंसी जो है मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है वो प्रदूषण मापने से संबंधित है। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि
वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल से सबसे नजदीक होता है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल। तो वायुमंडल का वह कौन सा स्तर है जो पृथ्वी तल के सबसे नजदीक होता है? तो क्षोभ मंडल जो होता है पृथ्वी तल के सबसे नजदीक होता है। और ग्लोबल वार्मिंग की जब घटना घटित होती है दोस्तों, उस समय जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है मंडल वो कौन सा होता है? क्षोभ मंडल होता है। और ग्लोबल वार्मिंग की घटना जो घटित होती है दोस्तों किसके कारण होती है? कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि के कारण होती है। और समताप मंडल में दोस्तों आपका ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पे पाया जाता है? समताप मंडल पाया जाता है। और वह सूर्य के प्रकाश से आने वाली पराबैंगनी जो किरणें होती हैं दोस्तों, उसको क्या करता है? रोके रखता है, ताकि पृथ्वी को उससे नुकसान न पहुंचे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है पश्चिम बंगाल में, गुजरात, असम या राजस्थान में। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे अवस्थित है? राजस्थान में अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिए क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? एटीपी है, सूर्य प्रकाश, डीएनए, आरएनए। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है दोस्तों? सूर्य प्रकाश होता है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा। इसी तरीके से अन्य वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।